हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू एजुशिला। आप लोगों का स्वागत है एजुशिला में। हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे मैथ के, उसमें आगे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पहले पढ़ेंगे कोटेशन। लिखा हुआ है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है। थोड़ा थोड़ा पढ़ने का क्या मतलब है कि आप जो भी डेली टारगेट बना रहे हैं उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद जब आप एग्जाम में परफॉर्म करते हैं तो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ये नहीं कि एक दिन बैठे और एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे बैठे नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा, थर्ड डे बैठे थर्ड सब्जेक्ट पढ़ा, तो इससे आप अपनी जो एक्यूरेसी है वो बिगाड़ रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि डेली सभी सब्जेक्ट पर टाइम दें। डेली जो है सभी सब्जेक्ट पढ़ें, उससे आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे मॉक में होता है, मॉक में भी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रही होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है एक कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 है। यदि 50,000 वेतन वाला एक नया कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है तो औसत वेतन 500 बढ़ जाता है। कंपनी में मूल रूप से कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बुक्स में या मॉक्स में आप देखेंगे तो बहुत ही इजी डेटा के साथ दिया जाता है। इतनी बड़ी डिजिट और इतनी बड़ी डिजिट्स नहीं दी जाती हैं। लेकिन अगर आपको बड़े डिजिट्स में दिया जाए और लैंग्वेज सेम हो तो आपका प्रोसेस यही होगा कि आप जो क्वेश्चंस को डील करें उसको आप उसी फॉर्म में ट्रिक वाइज डील करें। ये नहीं कि आप इसका अगर बेसिक से करने लगेंगे तो बेसिक से आप इसको बहुत हार्ड हो जाएगा। जैसे एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज अगर आप निकाल रहे हैं तो सम करेंगे, नंबर जितने नंबर होंगे उनका सम करेंगे और टोटल नंबर कितने हैं वो लिखेंगे, तो आप उसका एवरेज निकाल रहे होंगे। ये चीज होती है कि नहीं। जैसे लिखा है 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या है, तो ये तो आपको पता है इसका 3 होगा, लेकिन इन सबको जोड़ेंगे और अपॉन करेंगे। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 से डिवाइड। उसी तरह से लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो बोला कि जो कर्मचारियों का औसत वेतन है वो 20,000 है और 50,000 वेतन वाला एक नया कर्मचारी आता है, तो कितना वेतन एक्स्ट्रा हुआ है, 30,000। कितना वेतन एक्स्ट्रा हुआ है, 30,000। और जो औसत वेतन है वो 500 रुपए बढ़ जाता है। तो जो 500 रुपए बढ़ा होगा वो सभी पर बढ़ा होगा ना, तो इसका आप डिवाइड कर देंगे इजीली, तो 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 60। तो ये बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इस क्वेश्चन को इस तरह से डील कर पाएंगे कि हाँ हमें पता है कि कितने नंबर से इंक्रीज हुआ, मतलब कितनी सैलरी इंक्रीज हुई और कितना औसत वेतन बढ़ा, तो आपको ये डायरेक्ट इस तरह से करना है। तो ये इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह से इसको डील करेंगे। डेसिमल में भी वैल्यू दी जाती है तो डेसिमल वाला भी क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का। इसमें बताया गया है कि 18 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या है, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 दिनों के बाद 6 आदमी काम को छोड़ देते हैं। शेष आदमी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो 18 आदमी है उन्होंने 10 दिनों तक तो काम किया ही होगा। काम तो करना था 20 दिनों में, लेकिन 10 दिनों के बाद इतने आदमी चले गए ना, तो 10 दिनों तक तो काम करना ही था। तो 18 आदमी 10 दिनों तक तो काम करेंगे ही करेंगे। वो आदमी बराबर होंगे किसके, 6 आदमी चले गए हैं ना, तो कितने आदमी थे, 18 में से 6 आदमी चले गए हैं तो कितने बचे, 12, और
कह रहा है शेष आदमी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये दिनों की संख्या 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 पंचे 10, तो 15, तो दिन आ गए 15। तो शेष काम जो होगा, जो शेष आदमी करेंगे वो 15 दिनों में ये काम पूरा कर रहे होंगे। हम लोगों ने क्या किया है, रिमेनिंग वर्क पर काम किया है। क्या किया है, रिमेनिंग वर्क जो होगा उस पर ही आप डायरेक्ट काम करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। वरना अगर आप ये निकालेंगे कि 18 मैन थे और 20 दिनों में काम कर रहे थे तो वो टोटल वर्क होगा, फिर इसके लिए अलग प्लस इसके लिए अलग, तो वो चीज आप कलेक्ट कर रहे होंगे अलग से, मतलब इक्वेशन बना रहे होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ रिमेनिंग वर्क से काम कर रहे होंगे तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, 18 आदमी थे, उन्होंने 10 दिनों के बाद इतने आदमी गए हैं तो 10 दिनों तक तो काम किया ही होगा, तो ये इसका वर्क हो गया। बराबर होगा कितने आदमी चले गए, 6 आदमी काम छोड़ के चले गए थे, तो कितने अब बचे होंगे 12, जो कि कितने दिनों में काम करेंगे वो निकालना था, बस ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो भी पहले की क्लासेस हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस काफी कराए हुए हैं। अब आप देखिए क्या आप इस क्वेश्चन को अपने आप से टैकल कर पा रहे हैं। पढ़ेंगे, एक गोदाम में ईंटों के 3 ढेर हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे बॉक्स में ईंटें पड़े हुए हैं, 3 ढेर हैं ब्लॉक में, एक में इसमें ईंटा रखा है, इसमें ईंटा, इसमें ईंटा। ढेर ए में ईंटों का औसत वजन 112.5, ढेर बी में 118.75, ढेर सी में 107.25 किलोग्राम है। ये एवरेज बताया। यदि ढेर ए में 12 ईंटें, ढेर बी में 8 ईंटें, सी ढेर में 16 ईंटें, तो गोदाम में सभी ईंटों का कुल एवरेज। ये चीज आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। ए बी सी, ए कितना दिया है 12, बी कितना दिया है 8 और सी कितना दिया है 16। उसके बाद बात हुई ए में कितना है 112.5, 118.75, 107.25। तो इस क्वेश्चन को आप ये एवरेज दिया है, ये नंबर्स दिए हैं कि क्या क्या है, तो ये रेशियो में होगा कि नहीं होगा, ये चीज आपको बेटर पता है क्योंकि आपको पहले वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस काफी करा चुके हैं और पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इसको निकाल रहे होंगे तो ये पूरा एवरेज निकलेगा। वेटेड एवरेज क्या कहता है कि अगर आप या तो इन तीनों नंबर्स में से एक नंबर लेट करें और उससे आप डिफरेंस क्रिएट करें तो निकाल पाएंगे, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और सभी नंबर्स का रेशियो को डिवाइड करें। तो उसमें क्या होगा, इसको अगर आप रेशियो बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। ठीक है, ये रेशियो सिंप्लीफाइड वे में हो गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व कर रहे होंगे तो देखेंगे, सीधे यहां पर लिखते हैं किस तरीके से, 3 इंटू 112.5 प्लस 2 इंटू 118.75 प्लस 4 इंटू 107.25, 107.25। ठीक है, तो इसको आप करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे और किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3, 2, 5 और 4, 9, तो 9 से ये डिवाइड होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 15, 2 9 18, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 1, 2 एकम 2 और 1 3 और ये 2 हो गया। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 4 सत्ते 28 और 1 29 और 4 एकम 4,
ये हो गया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 9 से, तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो अगर इसको यहां पर ऐड करें, देखेंगे इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको यहां पर ऐसे ऐड करें 237.50 429.00, तो ये आ जाएगा 10, 9 और 1 10, 17, 3 20 और 4 20 और 4 24, 2 3 3 6 2 8 2 10, 1 4 3 7 2 9 1 10। तो ये आया 1004। 1004 का डिवाइड करना है 9 में। अगर आप यहां देखें 1004 का डिवाइड करेंगे आप 9 में, तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 और 9 1 कम 9, ठीक है। तो ये बचेगा 5, 9 5 45, 9 6 54, तो ये आ जाएगा 111.55 kg। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई से करेंगे। इसको वेटेड एवरेज से यहां पर लेट करके इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि कैलकुलेशन और ज्यादा टफ हो रही है, तो इसलिए आप इसको इसी तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन को कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इस तरह से बेटर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से वेटेड एवरेज लगाना है। इसको रेशियो बनाना है, जो एवरेज दिया है उसको लिखना है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, जो टोटल रेशियो का नंबर है उससे डिवाइड करना है और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एवरेज का है। कह रहा है 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 46 है। यदि अगली 3 क्रमांगत सम संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। पहले तो आप इन 5 संख्याओं की बात करेंगे जिनका एवरेज है 46, ठीक है। 5 संख्याएं, तो ये और ये और ये, तो इसके आगे सम 48 और 50, इसके पीछे 44 और 42। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि आपने लेट कर लिया x + 2 x + 4, इस तरह से अगर आपने लेट कर लिया तो वो नहीं करना है। इस तरह से देखेंगे कि 5 जो नंबर होते हैं उनमें बीच का नंबर, ये थर्ड नंबर ही एवरेज होता है, उनके आगे 2 हैं और उनके पीछे 2 हैं, तो ये नंबर हो गए 5। अब इसने क्या बोला, 3 क्रमांगत सम संख्याओं को और शामिल कर दीजिए आप इन्हीं के आगे। तो अगर आप शामिल करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 42, 44, 46, ठीक है, 48, 50, 52, 54, 56, क्या पाएंगे 54, 56। तो अब ये कितने नंबर हो जाएंगे, 3, 3 6 और 2 8। तो 8 जब नंबर होंगे तो उनका एवरेज क्या होगा, उनका एवरेज होगा चौथा नंबर और 5वें नंबर का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 48 और 50, तो ये 98, 98 का आप 2 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49। क्या आ जाएगा 49। समझ पाए आप इस क्वेश्चन को। अगर आप लेट करके करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और रफ शीट भर जाएगी। तो इसको इस तरीके से टैकल करिए। अगर आपको ये इमेज माइंड में क्लियर है तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। आप सिर्फ आगे के नंबर इमेजिन करेंगे और फिर उसके बाद आप एवरेज निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये यहां तक है 56 और ये इस पे आया है ठीक है। इसी तरीके से 52, 54, 56, तो आप इसको इस तरीके से नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बस 30 मिनट देरी से चलती है और 150 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय से पहुंचने के लिए अपनी गति को
25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है तो बस की सामान्य गति क्या होगी। अब आप देखेंगे कि जो इसमें बात कर रहा है क्वेश्चन, उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया जाता है और ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। d बराबर मतलब डिस्टेंस, जो स्पीड होगी और जो स्पीड में प्लस माइनस होगा, मतलब इसका ये कि जो स्पीड घटाई और बढ़ाई जा रही होगी तो वो स्पीड रखेंगे। ठीक है, कुछ भी नाम दे देते हैं, एसपी लिख दिया, वो एसपी यहां पे भी रहेगा। और टाइम में डिफरेंस टी, टाइम में डिफरेंस पी। यहां पर टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से अब इसको टैकल करेंगे। अब इसमें देखेंगे आप फॉर्मूले के हिसाब से 150 किलोमीटर जो आपका दिया है, डिस्टेंस दी है, स्पीड सामान्य स्पीड आपको निकालनी है जो कि ये स्पीड डिनोट करेगी। तो सामान्य स्पीड क्या कह रहा है, स्पीड को बढ़ाया गया है तो s प्लस 25 अपॉन 25। ठीक है, इस तरीके से जो टाइम में डिफरेंस मतलब लेट होगा या जल्दी होगा तो कितना 30 मिनट, तो इसको आवर में करेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है, जो स्पीड आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो 30 मिनट है तो इसको 60 कर दें तो ये आवर में हो गया। अब पूरी इक्वेशन आपकी जो किलोमीटर पर आवर में आंसर आ रहा उस तरह से हो गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 30 से 2 टाइम्स चला जाएगा, ये हो जाएगा 50, तो 150 इंटू 50 बराबर s और s प्लस 25। ठीक है, 15 पचे 75, ये हो गया 7500 बराबर s प्लस 25। अब आपके पास यहां पर दो रास्ते हैं, या तो आप इस पर क्वाड्रेटिक लगाएं या तो आप ऑप्शन से जाएं। तो आप अगर ऑप्शन से पुट करेंगे s की वैल्यू, क्योंकि जो बस की सामान्य गति पूछी है वो आपको इसमें दी हुई है, यही आंसर है तो यही दिए हुए हैं। अगर आप 70 रखते हैं, 70 यहां रखिए, 70 और 2 95, 95 इंटू 70 करेंगे तो क्या ये 7500 आएगा? नहीं आएगा। 75 रखिए तो 75 और 25 100 और यहां 75, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो ये 7500 आंसर आपका और ये 75 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये इसकी बस की स्पीड होगी। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि स्पीड घटाई जा रही है तो आप यहां पर s माइनस 25 करते और नीचे यहां पर 25 ही रहता, तो वो क्वेश्चन भी इसी तरह से फ्रेम किया जाता और इसी तरह से सॉल्व होता। तो ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है आप इसको नोट कर लीजिए और यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे कि यूनिट किस तरीके से सॉल्व करनी। जैसे अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो किलोमीटर पर आवर में सॉल्व करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है और अदर्स एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इसको देखेंगे, कह रहा है 16,820 रुपए की राशि को दो भाइयों के बीच बांटा जाता है जिनकी आयु 27 वर्ष और 25 वर्ष है। उन्होंने अपनी राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस तरह से निवेश किया है कि 40 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। बड़े भाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन उसी प्रकार से है कि जैसे अगर आपके बाबा हैं और उन्होंने आपके लिए कुछ मनी सेव कर रखी है और आप दो भाई हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि जो बड़ा भाई है और जो छोटा भाई है उसके लिए अगर उन्होंने कुछ मनी सेव करी है तो उन्होंने कहा कि इतने सालों बाद, मतलब जैसे 50 सालों बाद उनको उतनी ही राशि मिले जो बड़े वाले को मिले और छोटे वाले को मिले, जिससे कि दोनों में कंपैरिजन बराबर रहे। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन सीआई में पूछा जाता है, इसीलिए यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता है। अब इस क्वेश्चन को आप कर कैसे रहे होंगे, जैसे हमने माना कि जो बड़ा भाई है वो ए है और जो छोटा भाई है वो बी है। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो जिनकी आयु 27 वर्ष, 27 वर्ष मतलब बड़ा वाला भाई, 27 से 40 कितना आएगा, 40 में से अगर आप 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 13। तो 13 वर्ष, 13 ईयर हो गया किसके लिए, बड़े वाले भाई के लिए। उसके बाद ये 25, तो 25 अगर आएगा तो 25 और 15, हाँ तो ये बी हो जाएगा 15 साल। छोटा वाला 15 साल और बड़े वाले के लिए 13 साल। जब वो मनी होगी तो वो दोनों बराबर होगी, इस हिसाब से उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, या उनको मनी मैच्योर होने के बाद मिलेगी। तो ये इस तरह से। अब इसमें क्या आप करेंगे कि जैसे अगर ए कोई बंदा था, उस पे आप सीआई लगा रहे हैं कितना, 5% से, और उसकी कितनी हो रही है 13, ये हो रहा है पावर। और दूसरे में कहा है बी जो था उसके लिए 1 + 5/100 की पावर, ये 15 साल के लिए हो रहा है। ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगी, मतलब अमाउंट बराबर होंगे दोनों के कि नहीं होंगे, इस चीज से आपको बताया, जो चीज समझ में आई आपको। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 पावर इससे पूरी एलिमिनेट होगी, वहां बचेगी 2 पावर। तो A/B बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 5/100 की पावर 2, मतलब ये 20 और ये आ जाएगा 21/20 की पावर 2, A/B। ये बना रेशियो। और इसके बाद अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो आएगा 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। ए की वैल्यू आई 441, बी की वैल्यू आई 400। ये बात हुई रेशियो में। अब आप सॉल्व करेंगे कि बड़े भाई का हिस्सा कितना है, तो रेशियो के हिसाब से बड़े भाई का हिस्सा 441, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था हमारे पास तो इतनी मनी है जो कि 2 लोगों में बांटी जा रही है, तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे कितना आएगा, 441 + 400, तो 841, तो 841 आ रहा है। इसको, ये चीज समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन को आप एक बार अगर सही से समझ गए तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 841 इसकी वैल्यू दी है 6820, जो कि हो रही है 20 टाइम्स। देखिए 2 1 जा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 20 टाइम्स। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, इसकी। अगर बड़े वाले की पूछी तो बड़े वाले की निकालेंगे, छोटे वाले की पूछी है छोटा वाला भी निकल आएगा। तो 441 की वैल्यू पूछी है अगर, तो 441 × 20 हो जाएगा 28820। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है सिर्फ यूपीएसआई के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2021 में आया हुआ है और फिर से आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर/आवर की गति से, 1/4 भाग 35 किलोमीटर/आवर की गति से और शेष भाग 45 किलोमीटर/आवर की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति बताइए। तो औसत गति आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सब में फ्रैक्शन में 187 है, तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे ऑप्शन से। उसके बाद सबके लास्ट डिजिट 0 हैं, तो आप उससे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है सॉल्व करने की, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको यहां पर रखेंगे और देखेंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन में आपने देखा 1/3 की बात हो रही है और 1/4 की बात हो रही है, और जो शेष बचा होगा वो यहां पर लिखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 और ये 4। अब आप इस पर ऐसा नंबर लेट कर लीजिए
जिससे आपको इसमें डिवाइड करने पर 1/3 और 1/4 करने पर दिक्कत ना हो। तो आपके दिमाग पर तुरंत क्लिक करेगा कि 1/3 और 1/4 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 12 आता है 12। तो बस 12 आप इसको एलसीएम लेंगे, मतलब आप क्या लेट कर रहे हैं, डिस्टेंस। क्या लेट कर रहे हैं, डिस्टेंस लेट कर रहे हैं। तो हमने लेट कर लिया 1200। क्यों लेट कर लिया 1200 किलोमीटर, क्योंकि हो सकता है अगर दिक्कत मिलेगी तो ये 0 उसको टैकल करेंगे। अब अगर 1200 को 1/3 करें तो 400 हो जाएगा, अगर 1/4 करें तो 300 हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 4 3 7 और 5 1200। ये जो टोटल लेट किया है वो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले वाले के लिए कह रहा था स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले के लिए स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे वाले के लिए जो शेष भाग है वो 45। इससे आप क्या निकाल रहे होंगे, ये सब टाइम निकलेगा। क्या निकलेगा, टाइम। कैसे, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या आ जाएगा, टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ जाएगा, टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ जाएगा, टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 10 आवर, ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, और ये तो ये आ जाएगा 60/7 आवर, ये आ जाएगा 100/9, तो ये 100/9। अब निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, 10 + 60/7 + 100/9। समझ गए। अब इसको करेंगे सॉल्व। 100/9 तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200। नीचे आप एलसीएम लेंगे तो 9 और 7 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 630 + 540, और हो जाएगा उसके बाद फिर 9 बचेगा तो ये 700 हो जाएगा, और आपका 63 यहीं पे रहेगा। अब आप इसको 63 को ऊपर भेजेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना, 0, उसके बाद 4 3 7, उसके बाद 7 5 12 और 6 18, 187। तो ये 0 से 0 चला गया, 12 तिहाई 36, 6 12 छंग 72 और 3 75, ये 187 नीचे रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एवरेज स्पीड्स पे आपने अगर एनालाइज किया हो तो सभी मॉक्स में और सभी प्रैक्टिस सेट में और एग्जाम में भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज जो निकाला जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड। क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है अलग अलग डेटा के हिसाब से, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से टैकल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं कराया था, तो इस क्वेश्चन को इसलिए रखा है कि इससे भी आपका रिवीजन हो जाए। कह रहा है 2 ट्रेनें ए और बी है। ठीक है, 2 ट्रेनें ए और बी हैं, स्टेशनों एक्स और वाई से क्रमशः वाई और एक्स की ओर चलना शुरू करती हैं। एक बार एक्स से वाई की ओर, दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर। ठीक है, कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद, ये लाइन इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वे वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि ट्रेन ए की गति इतनी है, बी की गति बतानी है। तो फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन है, SA/SB, मतलब जो SA की स्पीड होगी और जो SB की स्पीड होगी वो बराबर होगी √of TB/TA। TB/TA मतलब जो टाइम होगा बी ट्रेन का और जो टाइम होगा ए ट्रेन का। क्यों ऐसा आया,
क्योंकि ये जो लाइन कहता है ना एक दूसरे को पार करने के बाद जब ट्रेनें मिल रही होंगी उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो इसको नोट करेंगे आप और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ए के लिए दिया है 45, बी के लिए निकालना है। उसके बाद ये जो लिखा है ना 4 आवर 48 मिनट, तो इसको टोटल मिनट में कर लीजिए या टोटल आवर में कर लीजिए, क्योंकि ये यूनिट तो कट जाएगी। तो उस तरीके से अगर करेंगे इसको तो इसका मिनट में करेंगे तो 6 चौको 24 और ये आ जाएगा, ये 6 को 24 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 288, ठीक है। और इसको करेंगे 6 त्रिक 18 और 2 20, तो इसका आ जाएगा 200 मिनट। तो इसी को रखेंगे, इसमें देखेंगे तो आएगा पहले 200/288। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100/144, इसको सॉल्व करेंगे 45/SB 10/12, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 2 छंग 12, 9 छक्का 54 किलोमीटर पर आवर आपका SB आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर आपका SB आ जाएगा। T2 समय रखते हैं। T2 आपको 3 आवर 20 मिनट दिया हुआ है, ये लैंग्वेज से आपको क्लियर करना होगा, बस इतना सा ही कंसेप्ट है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पर है तो इसको आना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया और आप इसमें जरा सा भी भूले कि आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप वहां पर नहीं कर पाएंगे बिना समय बर्बाद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण एंड एलिगेशन का। कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। हमने मिश्रण में x लीटर, यहां पर x है, हमने मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया तो अनुपात इतना हो गया। फिर हमने मिश्रण में 18 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात x 4:5 हो गया। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को जैसे इसमें कहा है मिल्क एंड वाटर, क्या कहा है? मिल्क एंड वाटर। पहले रेशियो कितना है? 3:8। कितना है रेशियो? 3:8। हमने मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया, क्या किया है? x लीटर दूध मिलाया है तो रेशियो हो गया है 5:4। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाएंगे। फिर हमने मिश्रण में 18 लीटर पानी मिलाया, क्या कह रहा है? 18 लीटर पानी मिलाया है तो रेशियो हो गया है 4:5। तो x का मान, मतलब यहां पे वैल्यू पूछी है, ये डाटा दिया है, ये डाटा दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे उल्टा सॉल्व। कैसे? इसमें क्या मिला रहा है? ये वाटर की बात हुई है तो मिल्क तो मिला नहीं रहा है, तो मिल्क को इक्वल करेंगे। अब मिल्क को इक्वल करेंगे तो आप इसमें मिल्क को इक्वल करेंगे तो आप 4 का मल्टीप्लाई करिए और यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 5 25, ये कितना हो जाएगा? 20 और ये हो जाएगा 16। तो मिल्क देखिए बराबर हो गया। अब वाटर कितना मिला रहा है इसके हिसाब से 16 से कितना हो गया? 25, मतलब 9 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ा है क्वेश्चन के हिसाब से? 9 बढ़ा है। और जो पहले से बढ़ा के क्वेश्चन ने दिया है वो 18, तो 1 यूनिट बराबर कितना बढ़ा है? 2। ठीक है, ये रेशियो में काम कर रहे हैं। 1 बराबर कितना बढ़ा? 2। अब बात आई कि मिल्क, अब उल्टा चल रहे हैं तो मिल्क से वाटर, तो मिल्क में आपने मिलाया है तो आपको वाटर इक्वल करना होगा, वाटर इक्वल करना होगा। तो अब यहां पर रेशियो कितना है? 20:16 और यहां पर कितना है? 3:8। तो वाटर को 16 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6। तो वाटर देखिए इक्वल हो गया, वाटर 16 और 16 हो गया। अब मिल्क से कितना बढ़ा?
6 से कितना हो गया है अब ये 14 हो गया है हमारे रेशियो के हिसाब से। लेकिन एक यूनिट की वैल्यू कितनी, कोई 14 आंसर नहीं लगाएगा, ये 14 आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी हमने सिर्फ इसका निकाला है ना कि 6 से 20 हुआ है, कितना बड़ा है 14, और बढ़ेगा कितना, एक बराबर अगर 2 है तो 14 बराबर कितना आ जाएगा 14 इंटू 2 28 लीटर, जो कि क्या होगा x का मान जो मिलाया गया होगा शुरुआत में इनिशियली। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कठिन लेवल में आता है, सब लोगों को गलत करने के चांस ज्यादा हैं। इन पर ध्यान दें कि किस तरह से इसको मैनेज किया गया है। ना समझ में आए दोबारा रिपीट करके देखें, क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसी मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, मतलब गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य। कह रहा है समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का रेशियो दिया है 25:9, उनके समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात क्या होगा। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बताते हैं, GM² बराबर AM इंटू HM, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे और आपको आंसर की प्राप्ति होगी। क्या है कि इसमें किसका किसका मान दिया है आपको, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य। समांतर माध्य कितना है 25, हरात्मक माध्य कितना है 9, रूट निकालेंगे अगर तो GM निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, तो 5 और ये 3, तो ये आ जाएगा 15। क्वेश्चन ने क्या कहा, AM अपॉन GM की वैल्यू का रेशियो पूछा है, तो AM आपको कितना दिया था क्वेश्चन ने 25 दिया था रेशियो में, और GM आपने निकाल लिया इस फॉर्मूले के जरिए 5 25 5 3 15, तो आ गया 5:3। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप बेसिक से बनाने चले गए तो आप बहुत टाइम ले जाएंगे और हो सकता है आप गलत भी कर दें। तो इस फॉर्मूले को आप नोट करिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि तुरंत नहीं हिट करेगा, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो ही हिट करेगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें और इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के। अगर आप कहें तो आपके लिए ये जो चीज, इसको देख लीजिए, ये नोट कर लिया, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हार्मोनिक मीन। ये होता क्या है, जो समांतर माध्य उसको AM मतलब अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, तो ये क्या होता है A+B/2। गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, √AB, 2 नंबर्स के लिए है, वैसे ही आगे के लिए भी बढ़ता जाएगा। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, AM का उल्टा हो जाता है 2AB अपॉन A+B, ये तो फॉर्म है उसकी, लेकिन जब क्वेश्चन करे जाते हैं तो इन्हीं फॉर्मूलों से यूज किया जाता है, और इन्हीं 3 का यूज करके ये फॉर्मूला निकाला गया है, उससे आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट बताया है। तो आपको अगर ये पता है तो ये निकालने में समय लगेगा, और अगर आपको ये डायरेक्ट याद हो गया है तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आप जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है, अकबर ने अपने 2 बेटों जिनकी उम्र 14 और 15 साल है, ठीक है, इतने रुपए का वसीयत छोड़ी है। 17 साल की उम्र में उन्हें 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशि मिलनी चाहिए, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको लगभग शिफ्ट में देखने को मिले थे, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति को 15,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है।
तो हाफ ईयरली की बात कर रहा है, तो आपको पता है अगर हाफ ईयरली है तो 1 ईयर में 6 मंथ और 6 मंथ हो जाएगा, तभी तो ये 1 ईयर बनेगा। और जो रेट है वो आधी हो जाएगी, तो ये 6% और ये 6%। तो आपको ये पता चल गया कि हमें 6 और 6 का सक्सेसिव निकालना है, तो उसमें आप ए बी रूल या फिर कैसे निकालते हैं, 6 इंटू 2, इसको 6 इंटू 2 मतलब 12 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये डायरेक्ट रेशियो निकल आया। अगर आप ए बी रूल लगाएंगे तो a प्लस बी मतलब 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन 100, तो उससे भी ये चीज निकलेगी। और ये चीज भी सिखाई जाती है कि 6 इंटू 2 तो ये आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और डॉट लगाएंगे मतलब दशमलव, तो 12.36%। ये आप डायरेक्ट निकाल रहे होंगे। इसमें 15,000 की वैल्यू में आप डायरेक्ट ब्याज निकालेंगे अगर, तो ये इतना आएगा। इस परसेंटेज से ये 2 जीरो जाएंगे और इसका आप करेंगे मल्टीप्लाई, 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 45 5 50 और 4 54, 5 हो गया, 15 दूनी 30 और 5 35, 15 एकम 15 और 3 18, और ये दशमलव लगेगा, तो ये आ जाएगा 1854 रुपए। ये आपका ब्याज हो जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को? ये आपका ब्याज हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपके लिए इजी होगा क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपने कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि अभी हमने इसी क्लास में आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया सम संख्याओं वाला, उसी तरह ये विषम है। कह रहा है 11 संख्याएं हैं, तो ये जो 11 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, और इधर भी ऐसे ही 5 नंबर रहे होंगे, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 और एक बीच में 11, तो ये नंबर आपका एवरेज बनना होगा। तो सबसे बड़ी नंबर की बात कर रहा है, तो ये आप सबसे बड़े नंबर पे कितनी बार चलेंगे? 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 का आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नंबर चले और 2 का मल्टीप्लाई तो 10, तो मतलब 21 में 10 ऐड करेंगे तो 31। ये हो गया आपका डायरेक्ट। इस तरह से आप निकालेंगे। जैसे अगर कह दे ये वाला नंबर बताओ, तो इसमें करेंगे 2 नंबर गए और 2 बढ़ाया, 2 से मल्टीप्लाई 4, 21 और 4 25। ठीक है। अब अगर हम मैनुअली देखें, अगर इसमें मैनुअली बढ़ाएं, विषम नंबर जो बढ़ाने हैं, तो 21 के बाद मैनुअली 23, उसके बाद 25, उसके बाद 27, उसके बाद 29, उसके बाद 31। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तब भी ये बड़ा नंबर आ गया, सबसे बड़ा। और इधर पूछेगा अगर सबसे छोटा, तो इधर चले जाएंगे, तो यहां पर माइनस कर रहे होंगे और यहां पर प्लस कर रहे होंगे। अगर यहां इसका निकालना है तो माइनस और इसका निकालना है तो प्लस। ठीक है। इस तरीके से आप मैनुअली भी कर सकते हैं और इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वो चैप्टर है जिसमें सभी लोग ज्यादातर फंसते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी होती है और कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है सही से। जैसे एक जहाज धारा के अनुकूल 152 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करता है और धारा के प्रतिकूल 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है। क्या लिखा है? उतना ही समय। मतलब जब धारा के अनुकूल जा रहा था तो 19 घंटे ले रहा था, तो जब अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो भी 19 घंटे लेगा। कह रहा है स्थिर पानी में, क्या कह रहा है? स्थिर पानी में 78 किलोमीटर की दूरी तय करने में जहाज को कितना समय लगेगा? पहली बात, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम बराबर ये किलोमीटर में दिया है और ये आवर में दिया है, तो 19 अट्ठे, तो ये आपका क्या आ गया? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अप स्ट्रीम 95 और टाइम वही था 5 किलोमीटर पर आवर। अब आती स्थिर पानी में और धारा में, तो उसके लिए क्या होता है? डी के लिए हम लोग नोट करते हैं x + y = 8,
और x माइनस वाई बराबर 5। हमें क्या चाहिए? स्थिर पानी में, मतलब x की वैल्यू। तो x बराबर क्या बताया गया है? पहले क्लास में ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। अगर y निकालना होता तो इन दोनों को घटाएंगे और उसका आधा करेंगे। ये आ गया x की स्पीड। हमें चाहिए टाइम, तो टाइम बराबर आप क्या लगाएंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी के लिए पूछा है? 78 किलोमीटर और अपॉन स्पीड 13/2, 13 छंग 78, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 × 2 12 आवर आपका आंसर आ जाएगा। अगर y के लिए पूछा होता, मतलब धारा के लिए पूछा होता, तो 3/2 होता। 3/2 का आप डिवाइड कर रहे होते तो आप y निकाल पा रहे होते। ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया। इसको देखेंगे सही से, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म का। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है 3D, जिसका ये पार्ट है, उसको आप सॉल्व करेंगे। प्रिज्म में क्या कहा है? जो प्रिज्म है एक वर्गाकार आधार वाले लंब प्रिज्म का आयतन 1024 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। वर्गाकार आधार की भुजा क्या है? तो प्रिज्म का जो एरिया होता है, प्रिज्म का आयतन जो होगा बराबर बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है? वर्गाकार आधार, मतलब वर्ग, वर्गाकार आधार वर्ग। आयतन दिया है 124 बराबर बेस एरिया वर्गाकार आधार, वर्ग का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें वर्ग की भुजाई बतानी है। और हाइट कितनी दी है? 16। ए निकालना है तो इसका लेना पड़ेगा रूट 1024। ये आपको वर्ग याद होना चाहिए। वैसे तो ये यहां से कट रहा है, लेकिन 1024 एक ऐसा नंबर है जो लगभग सभी क्वेश्चंस में यूज होता है या सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है। उसमें क्या आ जाता है? 32 और इसका 4 8 जा 32। ए बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ए बराबर 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। वर्ग की भुजा ये निकल आई। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म होता है बेलन की तरह। देखेंगे आप प्रिज्म को, आप बेलन की तरह देखेंगे तो बेलन का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बेस एरिया। बेलन का बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट। उसी तरीके प्रिज्म बनता है। प्रिज्म का बेस एरिया में आपको कोई भी 2D फिगर देगा, उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां पर वर्गाकार बोला, यहां पर समबाहु बोल सकता है, यहां पर आयत बोल सकता है, यहां पर समचतुर्भुज बोल सकता है, यहां पर ट्राइपीजियम बोल सकता है, मतलब ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकता है, तो उसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो ये बेस एरिया और ये हाइट का काम करेगा, जो कि बेलन में भी होती है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब इनको, ये जो क्वेश्चन आज कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन, ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप अपने आप कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी का लेवल अच्छा है और इसको आप मेंटेन बनाए रखें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।